एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पीवाईक्यू सेशन। और इस सेशन में हम लोग 2019 से 2025 तक इन पीवाईक्यूज को कर रहे हैं। ऑलरेडी चैप्टर 1 से एक सेशन आ चुका और ये दूसरा सेशन है, तो इन दो सेशन में हम लोग चैप्टर 1 को कवर कर लेंगे। ठीक है, मतलब चैप्टर 1 के जितने भी पीवाईक्यूज है 2019 से 25 तक के सारे हम लोग बहुत डिटेल में कवर कर लेंगे। सिर्फ हम सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं इस सीरीज में, हम लोग उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट, लॉजिक, उसके सारे एकदम जो भी उसमें चीजें अप्लाई हो रही है, जो भी रिक्वायरमेंट है, क्या मिस्टेक हो सकती है, हम एकदम सब कुछ बहुत डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, तो हर वीक तुम्हें ऐसी इस पीवाईक्यू सेशन की वीडियो मिलती रहेगी, तो मेक श्योर कि आप लोग इसको कंटिन्यू फॉलो करते रहें। ठीक है, काफी बेनिफिट बेनिफिट होगा फिर इस चीज से। चल, जो हमारे क्वेश्चंस बचे थे लास्ट सेशन के चैप्टर 1 से, उसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व आज। मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से कितने क्वेश्चंस हमें करने हैं। ऑलरेडी हम 30-40 से ऊपर और क्वेश्चंस कर चुके हैं, मेरे ख्याल से 40-50 के आसपास हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। अगर तुम्हें आते हैं ये एक बार देख लो, तो फिर वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं, लीव कर सकते हो। बाकी जिसको नहीं आते, देखना ध्यान से। ये नजर नहीं आ रहे होंगे छोटे छोटे, इनको अभी जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से अपना। ठीक, क्वेश्चन पढ़ने का तुम्हें पहला रूल क्या बताया था? कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला रूल क्या बताया था? पहला रूल तुम्हें बताया था, जो भी क्वेश्चन है पहले उसको समझ लो। होगा कैसे, करना क्या है उसमें, वो तो बहुत बात की बात होती है। ठीक है, पहला रूल होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसको पढ़ करके बहुत डिटेल में समझना कि उसमें क्या गिवन है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें यही समझनी है, तो हम पहले समझ लेते हैं उसको, बाद में हम लोग देखेंगे कि उसमें करना क्या है। चलो, three small charge particle x y z carrying charge plus minus plus। x पे कितना है प्लस का q, y पे कितना है माइनस का q, z पे कितना है प्लस का q, are placed equidistant from each other। The sphere y and z are held in place। Initially x is also held in place but is otherwise free to move। When x is released, the path followed by it will be। समझ आया पढ़ करके? पहले स्टेप यार यही होता है कि क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझ लो, उसने पूछा क्या है, चल क्या रहा है क्वेश्चन में, उसकी कहानी क्या है। बाद में हम लोग देख लेंगे करना क्या है उसमें, पहले एक बार समझ तो लो गिवन क्या है उसके अंदर। तो क्वेश्चन में दे रखा था तीन स्फीयर है एक्स वाई जेड, इनके ऊपर चार्जेस है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। हमने क्या किया, वाई और जेड को होल्ड करके रखा, इनको यहीं पे पकड़ के रखा, एक्स को हमने फ्रीली छोड़ दिया। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी चीज है, एक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये माइनस है इसको खींचेगा। ठीक है, पॉजिटिव है इसको रिपेल करेगा। तो ये बीच से तो जाएगा, ये नीचे खींच रहा है पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ये इसको ऊपर भेज रहा है, ऐसे बीच में से जाना चाहिए ना, एकदम स्ट्रेट तो नहीं जाएगा। क्यों स्ट्रेट नहीं जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे ये चलता जाएगा, ये माइनस का चार्ज इसको खींचता जाएगा, अपनी तरफ खींचता जाएगा और फाइनली इसके आगे इसको कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, फिलहाल उसने बस हमसे पाथ पूछी थी कि पाथ कौन सी होगी, हम सिंपल सा क्या बोल देंगे, पाथ होगी हमारी बी। ठीक है, समझ आया सबको? आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर, ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में भी किया है, इसको एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करना, ये वाला। ठीक है, स्ट्रेट वायर वाले क्वेश्चन हम कर चुके। दो वायर से, एक है ए बी और एक है सी डी, इनकी जो चार्ज डेंसिटी है, मान लिया इसका जो लैम्डा है, मान के लिए दे रखा है माइक्रो कोलम्ब पर मीटर। यार यूनिट का बहुत ध्यान रखा करो, काफी मिस्टेक होती है एग्जाम में। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी है -20 माइक्रो कोलम्ब पर मीटर। दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एट डिस्टेंस 1 मीटर। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद पॉइंट मिडवे बिटवीन देम। ठीक है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। पहला स्टेप हमारा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसको रफली ड्रॉ करेंगे अगर फिगर की जरूरत है तो। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो सेंटर पे, उसके मिड पॉइंट पे, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। तो स्टेप्स को रिकॉल करो, तुम्हें स्टेप्स बताए थे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स या फिर पोटेंशियल निकालने के। वो क्या स्टेप्स है कि इस पॉइंट पर पहले इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था डायरेक्शन फाइंड करो। तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट कर दो। जो भी सेम डायरेक्शन है तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस, नहीं तो रिजल्टेंट। ठीक है, ये बहुत अच्छे से हम लास्ट सेशन के अंदर देख चुके थे। चलो
अगर मुझे E1 फाइंड करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस फर्स्ट वायर की वजह से, क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराओ, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिखा, ताकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बन जाए 9 इंटू 10 की पावर 9। लैम्डा 1, लैम्डा कितना गिवन है 10, लेकिन माइक्रो में गिवन था तो माइक्रो को चेंज करोगे 10 की पावर -6। डिस्टेंस कितना गिवन है 1 मीटर नहीं गिवन, डिस्टेंस कहां से लेते हो, पॉइंट से, पॉइंट से वायर की डिस्टेंस कितना है 0, कैलकुलेट करोगे सॉल्व करोगे E1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही E2 फाइंड कर दो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 से मल्टीप्लाई कराओ कि क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यूज पुट कर दो, 9 इंटू 10 की पावर 9, 20 माइक्रो था 10 की पावर -6, प्लस माइनस हम नहीं लेते, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन को हम अलग से देख रहे हैं, अभी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया E1 और E2, तो डायरेक्शन पे आ जाओ, अब हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है, पहले स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल फाइंड करो, दूसरा स्टेप डायरेक्शन फाइंड करो, तीसरा स्टेप कर दो उनको जो भी केस लग रहा है उसके अंदर, सेम अपोजिट या रिजल्टेंट का। ठीक है, आओ इस पॉइंट पे तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाए इस प्लेट की वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, कैसे पता चला, ये लिखा तो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, क्या बता रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो उसके लिए क्या बता रखा है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तुम क्या करोगे उस पॉइंट पे पॉजिटिव कंसीडर करके चलो। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये जो पॉजिटिव है इसको क्या करेगा रिपेल, ये जो नेगेटिव है इसको क्या करेगा अट्रैक्ट, सेम डायरेक्शन के लिए क्या करोगे ऐड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा E1 प्लस E2। समझ आए सबको ये, ठीक है, चलो, तो ऐसे तुम्हारे फॉर्मूले भी रिवाइज हो रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो रहे हैं, एक सिस्टमेटिक अप्रोच तुम्हारी बिल्ड हो रही है, तो काफी सिस्टमेटिकली करना न्यूमेरिकल्स को, भले से तुम्हें उसका आंसर पहले से आता हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यार बोर्ड वाला क्वेश्चन ट्विस्ट कर दे, तुमने सिस्टमेटिकली फॉलो नहीं किया, करा है तुम लोग कुछ गलती। लो जरा इसको, पहला पहला स्टेप क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पहले बना लेंगे उसको, उसमें चल क्या रहा है उसके बाद देखेंगे करना क्या है। चलो, टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 B2, दो बॉल्स है हमारे पास, एक है B1 और एक है B2। ठीक है, एक पहली बॉल पे चार्ज है 7 पिको कूलम, पिको 10 की पावर -12, इस पे चार्ज है दूसरी पर प्लस का 4, दे आर ब्राउट इन कॉन्टेक्ट विद थर्ड आइडेंटिकल बॉल B3, एक और बॉल है हमारे पास इन्हीं के जैसी B3। ठीक है, एंड देन सेपरेटेड, द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल इज 2, तो इन सबको आपस में हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद हर बॉल पे जो चार्ज मिला वो मिला हमें माइनस का। पूछा गया है कि इनिशियल चार्ज बताओ B3 पर कितना था, सिंपल क्वेश्चन है यार ये, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके लास्ट सेशन में। ठीक है, हाँ लगभग हर कॉन्सेप्ट हम कर चुके लास्ट सेशन में, अब तो जस्ट उसके कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग। देखो, स्टार्टिंग में B1 पे -7, B2 पे +7, B3 का हमें नहीं पता कितना चार्ज है, बाद में इन सबको हमने टच कराया, चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज सब पे कितना बचा -2 -2 -2। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमसे बोलता है कि भाई इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज इक्वल होंगे। ठीक है, तो देख लो इनिशियल चार्ज कितना है -7 +4 +2, यही तो था ना तीनों पे स्टार्टिंग में चार्ज, फाइनल चार्ज कितना है -2 -2 -2, बाद में ये था सब पे, ऐड कर दो इनको। ठीक है, सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर, कितना आएगा -6 -4 प्लस का 7। ठीक है, -10 +7 -3 पिको कूलम, बस ये आ जाएगा हमारा चार्ज थर्ड बॉल पे। क्लियर ये चीज, चलो ये हम कर चुके थे लास्ट सेशन में, इस पे आ जाओ। चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, पहले इतना बना ले, पहले यार स्टेप ध्यान रखना,
कभी भी आंसर पे जंप करने की कोशिश मत करना। जब तक तुम क्वेश्चन को नहीं समझ पाओ, उसमें गिवन क्या है, चल क्या रहा है उसमें, तब तक आंसर पे जंप नहीं करना। ठीक है, भले से तुम्हें आंसर आता हो उसका, वो एक गलत तरीका है, गलत अप्रोच है वो। उससे सिर्फ कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हो सकता है तुम कर पाओ, बाकी जो नए क्वेश्चंस होंगे फिर तुम्हारा थॉट बिल्ड नहीं होगा, तुम सोच ही नहीं पाओगे उसमें। ठीक है, देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स सरफेस इज ई। एक स्फीयर था और इसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो फिर ऐसे भी लिख देते हैं इसको, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, स्फीयर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। या ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक, मेनली वैसे स्फीयर के लिए हम लोग नीचे वाला यूज करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, keeping charge density same, the ratio of electric field on old sphere to new sphere। उसने बोला है कि चार्ज डेंसिटी तो अभी वही है। क्या, तभी मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को बहुत डिटेल में सोचना। देखो अब यहाँ पे गलती हो जाएगी ना तुमसे, क्यों गलती होगी, तुम बोलोगे डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, पहले आर की अब 2r हो गई, जैसे डिस्टेंस को डबल किया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम हो जाएगा। अरे नहीं भाई, डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम क्यों हो जाएगा, तुम बोलोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, आर तो कांस्टेंट है ना ये। ठीक है, ये जो, सुनो मैं बता देता हूँ नीचे वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, गॉस लॉ की एप्लीकेशन करके तुम एक डेरिवेशन करते हो वहां से, सुनो। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया, इसका एरिया, स्फेयर का एरिया। तो क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, यानी क्यू अपॉन में एरिया, क्यू अपॉन में एरिया क्या होता है, सिग्मा। इसी को तो बोलते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन में एरिया को। ठीक है, तो अगर तुम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोल रहे हो कि आर और ई आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बहुत ही गलत बात है। क्यों गलत बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि इसने हमें सिग्मा दे रखा है क्वेश्चन में और बोल दिया कि सिग्मा सेम रहेगा। सिग्मा मतलब क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और जब ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तुम अगर आर को बढ़ाओगे घटाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आर को बढ़ाने से क्यू, क्यू हमारा क्या हो जाएगा, आर को तुम बढ़ाओगे तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए, उसको काउंटर करने के लिए क्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल, देखो मैं बता रहा हूँ, आर को बढ़ाओगे क्यू बढ़ जाएगा, आर को कम करोगे क्यू कम हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में कंडीशन लगा रखी है कि सिग्मा सेम रहना चाहिए। ठीक है, सिग्मा मतलब क्या, क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि सिग्मा कांस्टेंट है, सिग्मा सेम रहना चाहिए, तो क्या क्यू और आर प्रोपोर्शनल नहीं हो गए फिर। अगर क्वेश्चन में कंडीशन लगा दी कि सिग्मा सेम है, सिग्मा कांस्टेंट है, ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो क्यू और आर स्क्वायर ये तो आपस में प्रोपोर्शनल हो गए। तो आर को बढ़ाओगे क्यू बढ़ जाएगा, आर को कम करोगे क्यू कम हो जाएगा। तो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि आर को बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थोड़ी होंगे। ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पे हमें कलेक्टिवली देखना है इसको, क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, ये कलेक्टिव एक टर्म है ना कि कोई अलग अलग टर्म, क्योंकि एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ रहा है। हाँ, अगर आर का इफेक्ट क्यू पर नहीं पड़ रहा होता, ठीक है, वो बोलता है कि सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, आर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्यू पर। ठीक है, आर को तुम बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर किस पे फर्क पड़ता, फिर तुम बोलते आर बढ़ाने से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। अब तुम बोल सकते थे कि हाँ, ये ई और आर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर इतनी चीज, चलो फिलहाल के लिए सिग्मा यहाँ पे कांस्टेंट था। ठीक है, हम अपने सिग्मा वाले फॉर्मूले से जाएंगे। जब तक सिग्मा कांस्टेंट रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका रेशो कितना हो जाएगा, 1। स्टार्टिंग में भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड, बाद में भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं कि आर को डबल करने से ये 4 टाइम्स कम हो जाएगा और इसमें टिक करके आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, देख लेना कंडीशन, क्या सिग्मा कांस्टेंट दे भी रखा है कि नहीं। ठीक है, तभी बोल रहा हूँ क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में सोचोगे, समझ के करोगे, तब जा करके हो पाएंगे। ठीक है, और इन सेशन लेने का पर्पस यही है कि तुम सोच पाओ। चलो पढ़ो जरा, बनाओ इसको वीडियो पॉज करके, क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में। बनाया, क्वेश्चन में बोला है उसने, हमारे पास दो चार्ज है, एक तो रखा है 0.3, 0 पर, और दूसरा रखा है 0,0.3। यहाँ जो चार्ज है वो है 3 माइक्रोकोलम, यहाँ जो चार्ज है वो है 4 माइक्रोकोलम।
फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट ओरिजिन। ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। यार ऐसे बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग। हम सिस्टमैटिक अप्रोच से जाएंगे। हमारी अप्रोच क्या होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो किसी भी पॉइंट पे, पहले हम इंडिविजुअल फाइंड करेंगे, फिर हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे, फिर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी रिजल्टेंट करेंगे। ठीक है, टोटल 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं इस तरीके से। बहुत सारे हम कर भी चुके। ठीक है, अभी भी किया था दो थोड़ी देर पहले इसी सेशन में, और लास्ट सेशन में तो हम ऐसे बहुत देख चुके क्वेश्चन। देखो, पहले हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। इस चार्ज की वजह से इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2। ठीक है, तो मैं पहले 1 की वजह से फाइंड कर रहा हूँ। के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज कितना है? पहला 4 माइक्रो था तो 10 की पावर -6। डिस्टेंस कितना है? 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा निकाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के कितना है? 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू कितना है? 3 माइक्रो था तो 10 की पावर -6, और डिस्टेंस कितना है इसकी? 0.3 का स्क्वायर। वैल्यूज क्लियर हुई? सिंपल सिंपल, बस ये चार्ज ये डिस्टेंस, और वाई एक्सिस के लिए भी 4 चार्ज और 0.3 डिस्टेंस। E1 E2 आ चुका। सेकंड स्टेप क्या रहेगा? डायरेक्शन फाइंड करोगे। तुम जरा डायरेक्शन फाइंड करो इस पॉइंट पे। कैसे करते हो? डायरेक्शन के लिए रूल बता रखा है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, उस पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए प्लस मान के चलो। है नहीं वहां पे, सिर्फ मान के चलो। ठीक है, चलो। ये जो प्लस का चार्ज है, ये दोनों नहीं गिवन तो दोनों प्लस के चार्ज है। बाय डिफॉल्ट प्लस होता है। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? नीचे रिपेल। ठीक है, तो E1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा नीचे। ये जो प्लस है, इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। तो E2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा आगे। तो यहाँ से देख सकते हो E1 E2 के साथ क्या करना है। क्या करना है E1 E2 के साथ? रिजल्टेंट। ऐसी रैंडम डायरेक्शन है तो E1 नीचे E2 इधर, तो इनका रिजल्टेंट आएगा नीचे। ई निकालने के लिए क्या करोगे तुम लोग? इसका रिजल्टेंट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। थीटा कितना नजर आया? 90। cos 90 की वैल्यू 0। क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 है तो मैं 2E1 E2 cos 90 उसको नहीं लिख रहा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बस बाकी इसको कैलकुलेट करना बचा है। कैलकुलेट करके सॉल्व करके आंसर तुम लोग कर लेना। ठीक है, जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को। और अच्छा, डायरेक्शन भी पूछिए। ठीक है, देखो तभी बोलता हूँ मैं, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो करने से पहले। उसने मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी पूछी है। ये तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तुम कैसे फाइंड करोगे? तुम क्या करोगे? थीटा बनाओगे। कहाँ पे? या तो यहाँ पे या यहाँ पे। इसकी डायरेक्शन बतानी है ना, तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए या तो इसको थीटा मानो या इसको थीटा मानो, किसी को भी मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं इसको मान रहा हूँ थीटा। अगर तुमने इसको थीटा मान लिया तो जरा इस ट्राइंगल में tan थीटा लगाओगे। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर ऑन बेस। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? E1 के इक्वल। बेस किसके इक्वल है? E2 के इक्वल। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? E1 अपॉन में E2। तो यहाँ से थीटा निकाल देना, क्या जाएगा तुम्हारा? tan इनवर्स E1 अपॉन E2। E1 पता चल चुका, E2 पता चल चुका, सॉल्व करोगे क्या जाएगा तुम्हारा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसे थीटा मान करके बता देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। चलो नेक्स्ट बढ़े, को ट्राई करोगे? करो जरा। पहली चीज क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग, चल क्या रहा है उसमें ध्यान से देखो। फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। टू लार्ज प्लेन शीट P1 P2 हैविंग चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस 3 सिग्मा। बना देते हैं, प्लस सिग्मा माइनस 3 सिग्मा आर अरेंज पैरेलल, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी। ठीक है, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर, तीनों पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। पहले मैं बात कर रहा हूँ फॉर पॉइंट ए। ठीक है, तो तुम अगर यार स्टेप्स ध्यान रखोगे ना क्वेश्चन के, मतलब जो भी तुम्हारा न्यूमेरिकल है उसके स्टेप्स अगर एक सिस्टमैटिक अप्रोच तुमने बिल्ड की होगी, तो तुम फिर किसी क्वेश्चन में मार नहीं खा सकते। ठीक है, देखो उसने पूछा है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, जस्ट तुम्हें भी तरीका बताया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना हो। क्या दे रखा है उसने कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें ये पता है कि किस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, तुम्हें कैसे अगर पता है ना, फिर तुम बहुत प्यार से कर लोगे। वो प्लेट दे, वो वायर दे, वो कोई चार्ज दे। ठीक है, देख रहे हो हमने सबसे पहले अभी वायर वाला क्वेश्चन किया, उसमें भी वही अप्रोच बिल्ड की। क्या कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, फिर डायरेक्शन देखो, फिर उसके हिसाब से रिजल्ट है। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन था उसमें भी यही किया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, फिर डायरेक्शन देखो, फिर रिजल्ट है। यहाँ भी हम यही करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, फिर डायरेक्शन, फिर रिजल्ट है। तो अगर तुम्हारे पास एक
क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम है ना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे ऐसे निकाला जाता है, फिर तुम किसी क्वेश्चन में मार नहीं खा सकते। ठीक है, तुमने नोटिस किया कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लिक होना चाहिए कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, पहले कैसे का आंसर हो तुम्हारे पास, तभी तो तुम आगे कर पाओगे। जनरली जनरली हमारा तरीका क्या होता है, कर लेंगे हम इसको सॉल्व। ठीक है, हमारा तरीका क्या होता है, हमें आता है इसको सॉल्व करना, फॉर्मूला लगाओ, आंसर सॉल्व वॉल्व करेंगे, पुट करके आंसर आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल आंसर। बट अगर तुम एक अप्रोच बिल्ड नहीं करोगे हर क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना होता है, ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे अप्रोच करेंगे, तो तुम सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस कर पाओगे, कोई नया क्वेश्चन आएगा तुम उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अप्रोच बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तुमने अप्रोच बिल्ड कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए, मुझे नहीं मतलब वो प्लेट दे, वायर दे, चार्ज दे, वो दुनिया भर की कुछ भी चीज दे, मेरे पास एक अप्रोच है, मेरे पास 3 स्टेप है, मैं स्टेप लगाऊंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो लगाते हैं स्टेप। पॉइंट ए की बात करें, पॉइंट ए पर पहले मैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड P1 की वजह से, किसी भी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। सिग्मा कितना है, सिग्मा ही दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड P2 की वजह से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना गिवन है, माइनस का 3 सिग्मा। ठीक है, ये हो चुका। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस पॉइंट पे नोटिस करो जरा, ये जो पॉजिटिव वाली P1 प्लेट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तुम बोलोगे लेफ्ट में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे हम थोड़ी देर के लिए प्लस मान के चलते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमसे पूछी जाए तो इस पे प्लस मान लो। P1 किधर होगा, लेफ्ट में हो जाएगा। P2 किधर होगा, सेकंड प्लेट की वजह से राइट में हो जाएगा। क्यों, ये माइनस है, ये इस प्लस को क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, दोनों माइनस करोगे। ठीक है, या दूसरी चीज, उसने ना यहाँ पे आंसर हमसे आई कैप और जे कैप के टर्म्स में पूछा है। ठीक है, फिलहाल चलो अभी मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, ये वाला मेथड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तुम बोलोगे पी। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, फॉर्म में, सॉरी माइनस, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये तो कॉमन ही आ जाएगा नीचे से, 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचेगा माइनस का सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आ चुका तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यार उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है। तो नोटिस करो इन दोनों में से कौन बड़ा है, 2 या 1, तुम बोलोगे 2 बड़ा है। तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसी तरफ आएगा, और इस तरफ मतलब उसने बोला है उसको लिख आई क्या। ठीक है, तो डायरेक्शन मत भूल जा। दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका, तुम बोलोगे क्या हमें सिर्फ एक मेथड आना चाहिए, नहीं, हमें दोनों ही मेथड आनी चाहिए। ठीक है, जितना तरीके से क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट है, उतना तुम्हारा माइंड ग्रो करेगा, उतना तुम सोचना सीखोगे। और इन सीरीज का मोटिव यही है कि तुम क्वेश्चन के सॉल्यूशन ना देख, तुम उनको सोचना सीखो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं इसका मेथड 2 बता रहा हूँ। तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखोगे। ठीक है, लिख दिया तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखा ना E1 और E2। तुम एक काम करना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जहां आई कैप जे कैप करके वो आंसर पूछे हमसे, ठीक है, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इनकी डायरेक्शन तुम साथ साथ लिखो वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की तुमने वैल्यू को लिख दी, अब ये जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट में। लेफ्ट में मतलब माइनस का आई कैप, तो यहां लिख दो तुम माइनस का आई कैप। जो सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर है, राइट में। राइट में मतलब आई कैप की तरफ, तो तुम साथ साथ में डायरेक्शन लिख आई कैप। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें तुम्हें ये आई कैप जे कैप के टर्म्स में आंसर पूछे, तो या तो तुम ऐसे निकाल दो, अपनी सिस्टमेटिक अप्रोच बिल्ड हो रखी है, पहले डायरेक्ट क्या बोलते हैं, पहले इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, फिर डायरेक्शन फाइंड करो, कर दो इनको माइनस, लास्ट में आई कैप जे कैप के टर्म्स में पूछा है, हमने देखा कि सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है तो इसकी बात मान ली जाएगी, तो लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे आई कैप। सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक्स एक्सिस पे था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यानी आई कैप के तरफ। ठीक है, या फिर तुम क्या करोगे, तुम साथ साथ में डायरेक्शन को लिखते चलो। ठीक है, E1 की डायरेक्शन ये थी, लेफ्ट में माइनस आई, राइट में थी प्लस आई,
ठीक है, और उठा के इनको सीधा सीधा बस ऐड कर दो, कुछ नहीं सोचना, कोई डायरेक्शन नहीं देखनी, कुछ नहीं करना, क्योंकि डायरेक्शन तुम ऑलरेडी देख चुके हो, डायरेक्शन ही तो लिखी है ये। ठीक है, अब कुछ नहीं करना तुम्हें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें चाहिए तो तुम सीधा सीधा उठा के इनके ऊपर ऐड, इसलिए यहाँ पे वेक्टर साइन भी लगाना बहुत जरूरी है, हमें ये बताने के लिए कि हमने साथ साथ में डायरेक्शन भी लिखी है। ठीक है, ऊपर नहीं लगाया था हमने डायरेक्शन, क्या बोलते हैं वेक्टर साइन, क्यों, उसमें डायरेक्शन हमने अलग से देखी थी। इसको सॉल्व करोगे अब भी तुम्हारा आंसर क्या जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई क्या। ठीक है, अगर ये तरीके क्लियर हुए तो दोनों मेथड से ये क्वेश्चन कर दो फिर से, पॉइंट बी पर भी हम लोगों को चाहिए, अच्छा सॉरी हमने डिस्टेंस तो चेंज नहीं, नहीं डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। चलो ठीक है, ये जो 2r r फालतू की डिस्टेंस दे रखी है ना, ध्यान रखना इस फॉर्मूले में कहीं पे डिस्टेंस थोड़ी आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी प्लेट के लिए डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये सीधा एमसीक्यू में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तुमसे, या कुछ असर्शन रीजन करके बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं हर टाइप से बता रहा हूँ तुम्हें क्या पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन चेंज हो सकता है, क्या क्या तुम्हें अप्रोच बिल्ड करनी है, कितने तरीके से हो सकता है, बहुत डिटेल में हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, कि बहुत अच्छी चीज है, हमारा माइंड ग्रो करेगा। ठीक है, पूछ ले फिर बोर्ड वाला कितने नए क्वेश्चन पूछेगा, हमारे पास तो सारी अप्रोच है, ऐसे है तो ऐसे करेंगे, ऐसे है तो ऐसे करेंगे, ये है तो वो करेंगे, सब कर देंगे हम लोग। ठीक, अब जरा पॉइंट बी पर तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, तुम बोलोगे पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम इंडिविजुअल फाइंड करें, इसकी वजह से फाइंड करो, इसकी वजह से फाइंड करो, दूसरा स्टेप क्या रहेगा तुम्हारा, डायरेक्शन को बिल्ड करो, ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ बी और सी का। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ करना क्या है, पॉइंट बी पर क्या करोगे, सेम प्रोसेस स्टेप फॉलो करो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, इसका फाइंड किया, ठीक है सेम ही आ जाएगा, ये सेम ही रहेगा। अब तुम क्या करोगे, इस पॉइंट पे डायरेक्शन बनाओगे, डायरेक्शन के लिए थोड़ी देर के लिए प्लस मान लो, तो ये जो प्लस है इसको क्या करेगा, रिपेल। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आगे आ जाएगा, E1 मान लो, ये क्या करेगा माइनस, इसको अट्रैक्ट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे आ जाएगा, E2 इसको मान लो, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, सेम डायरेक्शन में आ गए तो क्या करोगे, अब की बार दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, और फाइनल जो आंसर है उसके आगे लिख देना आई कैप, आई कैप क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ आएगा यानी आई कैप के तरफ, जब E1 प्लस E2 करोगे उसके बाद में सबसे लास्ट में लिख देना उसकी डायरेक्शन, जो कि कितना होगी आई कैप, जैसे यहाँ पे हमने लिखा। या दूसरी चीज तुम ऐसे कर सकते हो, साथ साथ में डायरेक्शन लेके चलो, दोनों की डायरेक्शन आई कैप है, यहाँ भी आई कैप लिखोगे, यहाँ भी आई कैप लिखोगे, और आंख बंद करके इन दोनों को सिर्फ ऐड करके लिख दो पॉइंट बी के लिए। ऐसे ही पॉइंट सी के लिए करना, पॉइंट सी के लिए क्या करोगे, सेम, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, निकाल चुके हम लोग, ये लिखा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए प्लस मानेंगे, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, ये जो प्लस है इसको रिपेल करेगा, ये जो माइनस है इसको अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन है माइनस कर दो, इसमें से किसको माइनस करेंगे, जो बड़ा होगा माइनस जो छोटा होगा। ठीक है, बड़ा कौन सा होगा इसमें, ये 3 सिग्मा वाला, लिख करके देख लेना इसको, E2 को, ये है भी नीचे, 3 सिग्मा वाला बड़ा है, E2 माइनस E1 कर देना। अब अगर E2 माइनस E1 करोगे, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, लेफ्ट में, लेफ्ट में क्यों आएगा, क्योंकि E2 बड़ा है तो डोमिनेट वो करेगा। ठीक है, और लेफ्ट के लिए क्या साइन यूज करोगे, माइनस का आई कैप, जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा उसमें तुम माइनस का आई कैप अपने एंड से लगा देना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, यहाँ तो खैर आई कैप यूज किया, तुम फाइनल आंसर में पॉइंट सी के लिए क्या यूज करोगे, माइनस का आई कैप। समझ आया अच्छे से एकदम का, चलो कमेंट्स में बताना अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो। ठीक है, और यार सुनो, बाई हैंड खुद से प्रैक्टिस करो, कभी भी मेरी वीडियोस को बिंज वॉच मत करना, बिंज वॉच का मतलब ऐसा नहीं है कि मूवी की तरह तुम देख रहे हो 3-3 घंटे, ये 4-4 घंटे, लास्ट सेशन जो था वो 4.5 घंटे का था, तो अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि 4.5 घंटे का सेशन एक ही सांस में देख रहे हो, भाई तुम एब्जॉर्ब उसको नहीं कर पाओगे, स्लोली स्लोली देखो, डेली 1 घंटे का टाइम फिक्स कर लो, 1 घंटे का देख लो डेली। ठीक है, और दूसरी चीज सिर्फ देखना नहीं है, मान लिया मैंने क्वेश्चन तुम्हें समझा दिया, तुम वीडियो को पॉज करो, फिर उसको बाई हैंड खुद से करो, उसमें अपना दिमाग लगा कि मैंने क्या क्या समझाया था, अब तुम उसको खुद से सोचो। ठीक है, तब जब तुम ऐसा करोगे तब जाके तुम्हें कुछ बेनिफिट होगा, तब जाके तुम्हारे मार्क्स आएंगे। जनरली हमारी आदत होती है यूट्यूब वगैरह पे हम वीडियो देख लेते हैं और हमें बड़ा अच्छा सा फील हो रहा होता है कि हाँ हमने इतने सारे क्वेश्चन लगा लिए, तुमने कुछ नहीं लगाया भाई, वो टीचर ने लगाए। ठीक है, तो बाई हैंड जब तक खुद से नहीं करोगे, बिना देखे, ठीक है, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी तुम्हारी। और जरा है इस क्वेश्चन को, पहला स्टेप तो हमारा क्वेश्चन पढ़ना ही होता है। ठीक है, तो सब लोग सीख चुके होंगे,
पहले स्टेप मेरा है क्वेश्चन पढ़ना और पढ़कर उसको समझना, कुछ डायग्राम की जरूरत है तो डायग्राम बना लें, ठीक है। टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल each consisting of -q and +q separated by distance d are arranged in xy plane। यहाँ तक मुझे समझ आया, मेरे पास दो डाइपोल है, ठीक है, और इनकी डिस्टेंस है d, such that their negative charge lie at origin, positive charge lie at point ये और ये, ठीक है। देखो हमारे पास दो डाइपोल है, यहाँ बना देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन है ये, फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन। इसने बोला है क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ दो डाइपोल है, ठीक है, एक ये रहा और एक को मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, एक ये रहा। इसने क्वेश्चन में हमें समझाया जो डाइपोल है हमारा, उनका जो निगेटिव चार्ज है वो ऑरिजिन पे है। ये जो मैंने ऊपर डाइपोल बनाया उसका नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ऑरिजिन पे। ये जो मैंने ये वाला डाइपोल बनाया इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, ऑरिजिन पे। चलो इतनी बात तो समझ आ गई, ठीक है। तो दूसरा चार्ज था डी कॉमा जीरो पर और जीरो कॉमा डी पर था, ये बना दिया मैंने। ये पॉइंट क्या है, डी कॉमा जीरो, ये पॉइंट क्या है, जीरो कॉमा डी। समझ आया इसको, डाइपोल को ऐसे और ऐसे क्यों बनाया मैंने, क्योंकि उसने खुद बोला था एक ये डी कॉमा जीरो पर है और ये जीरो कॉमा डी पर, ठीक है। अच्छा, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आई कैप जे कैप के टर्म्स में। ध्यान से सुनो जरा। पहली चीज, डाइपोल मोमेंट की मुझे डायरेक्शन बताओ, बोलोगे माइनस से प्लस, बिल्कुल ठीक बात है। एक डाइपोल मोमेंट आगे है, इसका नाम दे दो पी। एक डाइपोल मोमेंट ऊपर है, इसका नाम दे दो पी, ठीक है। सेम ही तो होंगे ना दोनों, सेम चार्ज है सेम डिस्टेंस है, मैं पी दे रहा हूँ दोनों का नाम, ठीक। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, तुम बोलोगे एकदम बीच में आएगा, इसको नाम दे दो पी आर, रिजल्टेंट, ठीक है। पी आर कैसे निकालोगे, तुम बोलोगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, पी स्क्वायर टू पी पी कॉस थीटा। थीटा कितना है 90, क्या 90 को लिखने की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। कॉस 90 जीरो, ये बन जाएगा अंडर रूट टू पी का स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर को बाहर निकाल दो अंडर रूट से, ये बन जाएगा अंडर रूट टू पी। यहाँ तक समझ आया सबको, तो मुझे इतना तो पता चल गया मेरा जो डाइपोल मोमेंट है वो आ जाएगा अंडर रूट टू पी। पी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू डी, ये होता है ना फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए, अंडर रूट में कुछ नहीं दे रखा उसमें, चलो आई कैप जे कैप के टर्म्स में दे रखा है, भी देखते हैं उसको। मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, दूसरा स्टेप क्या बचा, अब मुझे इस डाइपोल की डायरेक्शन बतानी, मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी, ये किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन देखो कैसे बताओगे, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा ये पी आर ना यहाँ तक होगा, ठीक है। देखो तो मैं बता देता हूँ, रिजल्टेंट अगर तुमने इन दोनों का निकाला है ना, इसका और इसका, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना वो यहाँ तक लाई करेगा ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा डी कॉमा डी, और इसका नाम लिख दो पी। क्लास फैशन की अगर तुम्हें एक बात याद हो अच्छे से, बहुत डिटेल में मैंने यूनिट फैक्टर तुम्हें समझाया था कि तुम्हें ये डायरेक्शन बतानी है, इस डायरेक्शन को बताने के लिए तुम क्या करोगे, इधर लिख दो एन कैप और इसके आगे मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम्हें पी आर की डायरेक्शन लिखनी है तुम बोलोगे ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई एन कैप इसकी डायरेक्शन। याद आ रही है सारी बातें, ठीक है। चलो नहीं याद आ रही तो एक बार लास्ट सेशन देखना यार, उसमें क्वेश्चन कराया ये, ठीक। एक कमेंट करके मुझसे टाइम स्टैम्प पूछ लेना, मैं टाइम स्टैम्प बता दूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो फिलहाल मैं इसमें ही बता रहा हूँ काफी। हमसे पूछा गया कि इसकी डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताने के लिए हम बोलते हैं इसकी डायरेक्शन पूछिए, इधर बना दो एन कैप और मल्टीप्लाई करा दो एन कैप से। अब पूछा गया कि एन कैप की वैल्यू बताओ, एन कैप की वैल्यू कैसे बताएंगे हम लोग, वो ऐसे बताएंगे, इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाओ और उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये तरीका होता है एन कैप को निकालने का। एन कैप तुमने जहां भी बनाया, कहाँ बनाया, जो डायरेक्शन थी, डायरेक्शन ये थी, उधर हमने एन कैप बनाया। एन कैप निकालने का तरीका, इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करो, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। इसको हम क्लास 11th में बोलते थे, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट होता है ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैं इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा, ठीक है।
इसका नाम लिख दो ओ ए, ओ ए, और फिर इसी के मैग्नीट्यूड से कर दो डिवाइड। पहले मुझे ओ ए पता होना चाहिए कितना है। ओ ए कितना होगा, तुम बोलेगे डी आई कैप डी जे कैप, ऐसे निकालती हो ना वेक्टर। कोई भी तुम्हें वेक्टर निकालना हो दो पॉइंट के बीच का, ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच का, तुम करते हो x2 माइनस x1, ठीक है, यानी d माइनस जीरो। डी रहेगा आई कैप प्लस y2 माइनस y1, तो d माइनस अभी भी जीरो, डी रहेगा j कैप, ठीक है, इसको उठा के यहाँ लिख दो, डी आई कैप प्लस डी जे कैप। यार यूनिट वेक्टर का अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं है, प्लीज पहले क्लास 11th के किसी टीचर की वीडियो देखना, वो तुम्हें यूनिट वेक्टर बहुत डिटेल में समझाएगा। फिलहाल जितना रेलिवेंट था मैंने उतना तुम्हें बता दिया, ठीक है, क्योंकि 11th का कॉन्सेप्ट होता था ये, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा इसके अंदर। सॉल्व कर लें इसको थोड़ा सा, ठीक है। एन कैप मिल चुका, वैल्यू उठा करके पुट कर दें यहाँ पे। तो यार शॉर्टकट वगैरह मत देखना कहीं पे, ठीक है। कई बार होता है कि क्वेश्चन के शॉर्टकट्स होते हैं, तो शॉर्टकट से तुम आंसर तो निकाल पाओगे, बट उसके जैसा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो हमेशा एकदम थॉट बिल्ड करना है कि ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में ऐसा किया तो और किस किस में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ कहाँ पे लगेगा, मतलब सारी डिटेल तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम ऐसा मत करना कि हाँ इस क्वेश्चन में तो हमने ट्रिक सीखी थी और ट्रिक से हमारा आंसर ये आ गया और हमारा आंसर तो सही है, तो हम पूरा सिस्टमैटिक अप्रोच क्यों बिल्ड करें। तो इसलिए बिल्ड करनी है, तुम्हें नहीं पता बोर्ड वाला क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट करे, ठीक है। अगर एक तुम्हारे पास एल्गोरिदम होगा, स्टेप्स होंगे सॉल्व करने के, तो तुम कर पाओगे सॉल्व। और स्टेप्स नहीं होंगे, शॉर्टकट सीखे होंगे तुमने, फिर नहीं कर पाओगे, फिर उससे लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पूरा एकदम अप्रोच से किया क्या, हमें दो डाइपोल मोमेंट गिवन थे, तो पता चला कि रिजल्टेंट इधर आए। अब रिजल्टेंट दो क्या बोलते हैं, दो चीजें निकालनी है इसका, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। कैसे पता चला, एमसीक्यू देख करके, इसके ऑप्शंस देख करके। ऑप्शन में आई कैप जे कैप था ना, तो आई कैप जे कैप मतलब डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है। पहले मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के, फिर मैंने इसकी डायरेक्शन निकाल दी। डायरेक्शन कैसे निकाली, एन कैप की हेल्प से। एन कैप कैसे निकाला, जो भी वेक्टर है इस डायरेक्शन में डिवाइड बाई उसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच का, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप। उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई का साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर। तो ये सब कुछ कर लिया हम लोगों ने, एन कैप आ चुका, वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, हमें आंसर मिल चुका क्यू डी आई कैप प्लस जे कैप। को क्लियर अच्छे से एकदम, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया एकदम, अगला पढ़ो इसी बात पे। E1 E2 are magnitude of electric field due to dipole consisting of charge minus q plus q at point r greater than a on its axial and equatorial। ये तो सीधा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार पढ़ के समझ लो। E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, किसके लिए, डाइपोल के लिए। कहाँ कहाँ पर, पहला एक्सिस पर, ये बोला वन ऑन एक्सिस एंड टू ऑन प्लेन, ठीक है। एक बार एक्सिस पे एक बार प्लेन पे। उसने पूछा क्या है, E1 और E2 का रेशो उसने हमसे पूछा है। डायरेक्ट फॉर्मूला, E1 एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला क्या होता है, 2p अपॉन आर क्यूब। E2 इक्वेटोरियल पॉइंट पे फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो जब इन दोनों को डिवाइड कराओगे, इन दोनों को डिवाइड करके क्या जाएगा, 2, सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा, वही आंसर। दूसरी चीज, क्वेश्चन में खास ध्यान रहे, क्या उसने E1 अपॉन E2 पूछा है या E2 अपॉन E1 पूछा है। कई बार वो उल्टा भी पूछ लेता है, ठीक है। ऑप्शन उसने हमें दोनों ही दे रखे हैं, हमारा कितना आया 2, ठीक है। उसने एक और ऑप्शन दे रखा है 1/2। कंफ्यूज मत हो जाना, उसने E1 अपॉन E2 पूछा है या E2 अपॉन E1 पूछा है, ठीक है। इस बात का सबको थोड़ा सा ध्यान रहे, तभी मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ा जाए, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। हाँ, तुम्हें इसका आंसर पता होगा पहले से, ठीक है, बट मैं तुम्हें कुछ दो चार बातें बता दूं यहाँ पर, ताकि और क्वेश्चंस में काम आए, क्योंकि अपना मोटिव है सॉल्यूशन देखना है ही नहीं। सॉल्यूशन तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे पीवाईक्यू के, ठीक है। फिर इस सीरीज का मोटिव ये है, तुम क्वेश्चन को सोचना सीख जाओ। पहला तो स्टेप हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं सर जी, आज के बाद हम कान पकड़ते हैं, हम क्वेश्चन कितना भी इजी हो उसको प्रॉपर ढंग से आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर तीन चार्जेस थे, ये हमने रख दिया। सेंट्रोइड पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे बताना है तो तुम्हारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करो, फाइंड करने के बाद डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन के हिसाब से उसको रिजल्टेंट कर दो। ठीक है, चलो कर देते हैं। पहले, हालांकि सबको इसका आंसर पता होगा, जीरो। उसको लिखना कैसे है वो तो देख लो, जीरो तो पता है तुम्हें। सुनो अब जरा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैं क्या करूं, पहले इंडिविजुअल निकाल दूं, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तीनों की वजह से सेम होगा। ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ए की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, चार्ज कितना है 1 पीको कोलॉम्ब, पीको क्या होता है 10⁻⁻12, डिस्टेंस कितना लोगे, डिस्टेंस लोगे ये, सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस होती है वो होती है L/√3। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है उसकी डिस्टेंस होती है तीनों पॉइंट से L/√3। यहाँ पे L क्या है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा नीचे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। ठीक है, E1 E2 E3 आ चुके। क्या करोगे दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप तुम बोलोगे अब हम डायरेक्शन बताएंगे, इस पॉइंट पे क्या मानोगे, प्लस मानोगे डायरेक्शन के लिए। ठीक है, देख रहे हो हमारी बस 3 स्टेप है हमारे पास, हमने कुछ सीखा ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी को बार बार लगाए जा रहे हैं, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे रहा है, कभी वो प्लेट दे रहा है, कभी वो चार्ज दे रहा है, कभी वो ट्राइंगल बना के दे रहा है, कभी स्क्वायर दे देगा, मेरी स्टेप सेम ही है। ठीक है, मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं तो अपने स्टेप पे जाऊंगा, उनको एक एक करके लगाऊंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर वाला जो चार्ज है वो क्या करेगा, रिपेल, ये क्या करेगा इसको इधर रिपेल, ये क्या करेगा इसको इधर रिपेल, तो तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। E1 E2 E3, अब इन तीनों का क्या करोगे, रिजल्टेंट। ठीक है, चाहो तो सीधा लिख सकते हो, अगर तुम सिमेट्रिक रिजल्टेंट कर रहे हो, सिमेट्रिक यानी नोटिस करो ना ये हर तरफ से सेम है ये, E1 E2 E3 किसी को भी कहीं भी लिख देना सब सेम है। ठीक है, ये 120 कैसे पता चला, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइनट्रॉइड है तो तीनों कॉर्नर से 120 एंगल बनाएगा, तो सब 120 है। जब भी किसी पॉइंट पर सिमेट्रिक चाहे फोर्स लगे चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, उनका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है जीरो। ठीक है, सिंपल लिख सकते हो, ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, अगर हमें सिंपल लिखने के लिए ना आए, हम तो चाह रहे हैं कि हम उसको प्रूफ करें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ से आया, तो देखो उसका भी मैं तरीका बताऊं। तुमने नोटिस किया E2 और E3, तो E2 E3 का रिजल्टेंट मुझे बताओगे कहाँ आएगा, बोलोगे बीच में आएगा। ठीक है, इसको नाम दे दूं मैं, इसको नाम दे रहा हूं मैं ई डैश, तो ई डैश जो होगा वो E2 और E3 का रिजल्टेंट है। ई डैश जो है वो E2 और, यार क्वेश्चन को करते टाइम ना बोर मत हुआ करो, ये मत सोचा करो कि ये तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं उसने तो हम इसको क्यों करें, तुम्हें इसलिए करना है ताकि बोर्ड वाला तुम्हें किसी क्वेश्चन में ट्रैप ना कर पाए, तो तुम्हें कहीं फंसा ना पाए, तुम्हें हर चीज सोचनी आती हो, हर क्वेश्चन को हर तरीके से सोचना आता हो। ठीक है, आधे बच्चे पता है क्या करेंगे इसमें, बोलेंगे सर आंसर तो आ गया, हम ये फालतू चीजें क्यों करें, उनके लिए क्या ही जवाब, मत करो भाई तुम, पता चल जाएगा फिर बोर्ड में अगर ऐसे क्वेश्चन को एनालाइज करने का आदत नहीं बनाओगे तो। ठीक है, आओ चलो फिलहाल E2 और E3 का जो रिजल्टेंट है वो बीच में आ जाएगा, ई डैश, निकाल देते हैं इसको, क्योंकि यार E2 और E3 सेम है, मैं इसको E लिख दूं, cos 120 माइनस ऑफ 2 से 2 कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल, ई डैश की वैल्यू किसके इक्वल मिल चुकी, ई के इक्वल। ठीक है, अब ये भी ई था, की वैल्यू ई थी ना इनकी, तो मुझे बताओ जब मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट किया मुझे ऊपर मिला ई, नीचे क्या था, नीचे भी ई था, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें चाहिए ई माइनस सॉरी ई डैश माइनस ई वन कर दो, ई डैश कितना आया ई, ई वन कितना था ई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला जीरो, तो तुम्हें ये करना भी आना चाहिए। ठीक है, इससे तुम्हारे थॉट्स बिल्ड होंगे कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो उसको करेंगे कैसे। ठीक है, एक सेकंड में इसको जूम कर दूं यार, जूम हो रहा है ये।
ये ज़ूम नहीं होगा क्या? चलो छोड़ो इसको, मैं पेज ही ज़ूम कर दे रहा हूँ पूरा। अच्छा पहले मैं ऑप्शंस लिख लूँ? ये बड़े गंदे से ऑप्शंस लिखे हैं मैंने। 1 मिनट दो बस मुझे। और वैसे ख़ैर यार ऑप्शंस की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, तुम डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है? चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ थोड़ा सुंदर से। पहला ऑप्शन है एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, पहला ऑप्शन था ये। दूसरा ऑप्शन है हमारा ये, ठीक है? तीसरा ऑप्शन है कॉट इनवर्स क्यू ई अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लास्ट ऑप्शन है टेन इनवर्स क्यू ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है? ये हमें चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से पहचानना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है? आओ जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। चलो पढ़ो जरा इसको। टू पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू माइनस क्यू, याद है ना क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसको बना लेना है अगर फिगर की जरूरत है तो, ठीक है? दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है प्लस का क्यू, एक है माइनस का क्यू, आर हेल्ड आर डिस्टेंस अपार्ट। बना देते हैं पहले इतना। एक है क्यू, एक है माइनस क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस कितना है? आर। A uniform electric field is applied in the region perpendicular to the line joining the two charge, ठीक है? इस लाइन का मतलब समझो, जब तक क्वेश्चन को नहीं समझोगे भाई तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो पहले इस लाइन का मतलब समझो। एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, कहाँ पे लगाया? परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज। इन चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर हमने क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ऊपर लगाया होगा या नीचे लगाया होगा, ठीक है? Which of the following angle will the direction of net force acting on charge minus q make with the line joining capital Q minus q? मतलब समझो लाइन। उसने पूछा है कि चारों में से कौन सा एंगल ठीक है, जो चार ऑप्शन अभी लिखे उसमें से कौन सा एंगल ठीक है, ठीक है? एंगल किस किस के बीच का पूछा है? उसने बोला है नेट फोर्स जो कि चार्ज माइनस क्यू पे लग रहा है, इस चार्ज पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, और लाइन ज्वाइनिंग क्यू एंड माइनस क्यू, यानी कि ये लाइन, इस पॉइंट पे जो भी फोर्स लग रहा है और ये लाइन, उन दोनों के बीच का एंगल उसने हमसे पूछा है, ठीक है? क्वेश्चन समझ आया पहले? अब जरा करते हैं इसको, कैसे करते हैं देखो। इस पॉइंट पे मुझसे फोर्स पूछा है, आंख बंद करके क्या करेंगे हम लोग? पहले इस पॉइंट पे यार इंडिविजुअल फोर्स निकाल, ठीक है? तो इस पॉइंट पे मैं इंडिविजुअल फोर्स निकालूंगी। फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो होगा इस पे फोर्स, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फोर्स लगाता है या चार्ज पे? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है किसी भी चार्ज पे? क्यू। निकाल दिया तुमने फोर्स कितना लग रहा है इस पॉइंट पे, कौन कौन सा फोर्स लगा? एक इसने लगाया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया। पहला स्टेप खत्म हमारा। दूसरा स्टेप डायरेक्शन पे आ जाओ। पहले यही होता है ना, इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करो फिर डायरेक्शन देखो, फिर तो कर ही लेंगे हम लोग। अब जरा डायरेक्शन बताओ। माइनस क्यू है, ये प्लस है, इस पे फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट में, ठीक है? मैं अलग से दिखा रहा हूँ। एफ क्यू क्यू। ये तुम्हें लास्ट सेशन में बताया है। निगेटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस निगेटिव चार्ज पे फोर्स तो लगाएगा लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। तो अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बनाया, फोर्स लगेगा तुम्हारे नीचे। अगर ये प्लस चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बनाया तो फोर्स ये ऊपर ही लगता, ठीक है? इसके बाद तो यार तुम अब इंटेलिजेंट हो चुके हो। दो फोर्स हैं, एक इधर एक इधर, रिजल्टेंट किधर आ जाएगा? बीच में। हालांकि उसने हमसे रिजल्टेंट नहीं पूछा, तुम चाहो तो निकाल सकते हो प्रैक्टिस के लिए, अपना एफ की वैल्यू तुम निकाल देना, इन दोनों का रिजल्टेंट कर देना। उसने पूछा है हमसे एंगल यानी कि थीटा, ठीक है? थीटा हमारे पास चॉइस थी, हम इसको भी थीटा मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तो उसने हमारी चॉइस को खत्म कर दिया, उसने बोला कि इस लाइन के साथ कितना एंगल बना इस रिजल्टेंट फोर्स का, वो हमें बताओ। यानी उसने हमें दे दिया क्वेश्चन में कि थीटा तुम इसको मानो, और अगर तुम थीटा इसको मानोगे, जस्ट अभी अभी किया हम लोगों ने, टेन थीटा लगा दें इसमें। टेन थीटा कितना होगा? इस ट्राइंगल में लगाओ जरा। परपेंडिकुलर यानी कि एफ ई अपॉन में बेस यानी कि एफ क्यू क्यू, एफ ई अपॉन एफ क्यू क्यू।
एफ ई कितना है ये लिखा सामने, ठीक है, वैल्यू पुट करो जरा की, क्यू ई अपॉन, ये तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और नीचे वाली टर्म पूरा घूमकर ऊपर आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है, क्यू से क्यू कैंसिल हो रहा है, बस ये आ जाएगा हमारा आंसर। टेन इनवर्स में ले आओ, थीटा चाहिए ना, तो टेन को राइट साइड में ले आओ, टेन को जब राइट साइड में लाओगे ये बन जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, सिर्फ डिवाइड करके लिख दिया, यही हमारा क्या है आंसर। तो देख लो एकदम बहुत सुकून से चलोगे फिजिक्स में, तुम पेशेंस के साथ चलोगे, आंसर तुम्हारे एकदम परफेक्ट मिलेंगे, पूरा लॉजिक से जाओगे, मेथड्स जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ क्या करना होता है क्वेश्चन में, ठीक है, हर चीज को छोटी छोटी चीजों का ध्यान दोगे, माइनस पे फोर्स किधर लगता है, प्लस पे किधर लगता है, हम स्टेप्स को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, हर चीज का जब ध्यान दोगे, थीटा कैसे निकालना होता है, कौन सा थीटा मानना होता है, छोटी छोटी चीज का ध्यान दोगे, फिजिक्स ऑटोमेटिकली तुम्हारी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए प्रैक्टिस का खेल बचेगा बाद में। आओ जरा, क्या बोल दिया पता नहीं है, मुझे भी नहीं आता ये क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ते हैं, हो जाएगा ठीक है, नहीं तो कौन सी आफत आ रही है, चलो पढ़ के लगाते हैं, इसमें कुछ फाइट करते हैं इस क्वेश्चन से, फाइट करना मत छोड़ना बस। तो चार्ज कैपिटल क्यू इज फिक्स्ड इन पोजीशन, चार्ज है कैपिटल क्यू, इसको यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया, अनदर चार्ज स्मॉल क्यू इज ब्रॉट नियर चार्ज कैपिटल क्यू, एक दूसरा चार्ज लेकर के आए स्मॉल क्यू और उसको हमने यहाँ रख दिया, एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और इसको हम लोगों ने छोड़ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज क्यू एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर, कौन सा ग्राफ, मेरे ख्याल से एमसीक्यू यार इसमें मिसिंग है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन था ये भी, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, हमें ग्राफ पहचानना है, ठीक है, तो मैं ग्राफ बनवा ही देता हूँ तुम्हें सीधा, मान लिए एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होता तब क्या करते हैं, तो बोलता है कि ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ बनाओ एक्सीलरेशन और डिस्टेंस के बीच में, ठीक है, तो सुनो ध्यान से सुनो क्या करोगे, पहले तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को हमने समझा कि भाई एक चार्ज था क्यू, इसको अगर मैं यहाँ रखूंगा और इसको मैं छोड़ दूंगा, ये भाग जाएगा इधर, क्यों भागेगा, ये कैपिटल क्यू इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, ये तो फिक्स है, उसने बोल दिया इसको फिक्स कर दो, तो ये भाग जाएगा, रिपेल हो जाएगा ये, कितने फोर्स से ये रिपेल है, तुम बोलोगे इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू कौन में आर का स्क्वायर, मैं तुमसे जानना चाह रहा हूँ, मुझे फोर्स नहीं जानना, मुझे एक्सीलरेशन जानना है, तो तुम क्या बोलोगे, एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, खत्म बस, ये कितना आ जाएगा, ये पूरा, एक काम की चीज और सुनना, कोई भी चीज को अगर तुम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हो तो ध्यान रहे बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट होनी चाहिए, ये शायद ये चीज तुम शायद नहीं सीखोगे, ठीक है, आधे बच्चों को पता नहीं होगा ये चीज, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कंपलसरी ये है कि बाकी का बचा कुचा जो है वो कांस्टेंट होना ही चाहिए, अगर वो कांस्टेंट है अच्छी बात है, नहीं कांस्टेंट फिर तुम उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते, और ऐसा जस्ट क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे कर चुके हैं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, ये किया था ना स्फीयर वाला, देखो ई और आर को क्या तुमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है यहाँ पे, नहीं, क्यों नहीं बोला, क्योंकि यार चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट नहीं था, चार्ज भी तो चेंज हो रहा था, ठीक है, सरफेस बढ़ाने से चार्ज भी तो हमारा चेंज हो रहा था, तो हमने इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोला, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की कंडीशन ये है, बाकी जो बचा कुछ ही टर्म है तो कांस्टेंट होनी ही चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते, ठीक है, तो इसमें बाकी क्या टर्म सेम है, बिल्कुल सेम है, कैपिटल क्यू की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, स्मॉल क्यू की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ये तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज है उसका मास हमेशा कांस्टेंट होता है, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, अगर ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, ए और आर आपस में कैसे हैं, आपस में है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे आता है हमेशा, नीचे की तरफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसमें एमसीक्यू नहीं दिया, उसने ऑप्शन नहीं दिया, तो क्या ही दिक्कत आ गई हमें, हमें तो अपना थॉट बिल्ड करना है, क्वेश्चन करना है, हमें कर लिया हमने, तो ऑप्शन गिवन होंगे कर देना मैच, ठीक है, क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना धीरे धीरे एकदम, यार ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, कुछ बुक में इसका आंसर जीरो गिवन है, कुछ में ये गिवन है, कुछ में ये गिवन है, कुछ में ये, मतलब बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो फिर भी मैं एक छोटा सा लॉजिक बता दूं तुम्हें इसमें, सीबीएसई के हिसाब से इसका ऑप्शन वन ठीक है, वही हम लोग देखते हैं, ठीक, इसने बोला है क्वेश्चन पढ़ के,
क्वेश्चन पढ़ो पहले, तो मेन चीज तो अपनी वही होती है। देखो क्वेश्चन में बोला है दो चार्जेस हैं Q1 Q2, Q1 Q2, और सेंटर पे रख दिया हम लोगों ने दो शेल, ठीक है, इनके सेंटर पे हमने Q1 Q2 को रखा, रेडियस इसकी R1 इसकी R2, देयर शेल्स आर अरेंज सच दैट देयर सेंटर आर डी, इनके बीच का जो सेंटर है वो है D है, और D जो है R1 प्लस R2 से बड़ा होना चाहिए। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज, Q2 पे कितना फोर्स लगेगा Q1 की वजह से, ठीक है। तो दो चार्जेस है उनके बीच में डिस्टेंस है, आपस में फोर्स पूछा है कितना लगेगा, बता देना कितना फोर्स लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कुछ बुक वाले क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि नहीं भाई हम नहीं मान रहे तुम्हारी बात, हम तो इसको ऐसे बोलेंगे। मैं बता देता हूँ कंट्रोवर्सी क्यों होती है इस क्वेश्चन में। देखो सेंटर पे रखा है Q1, अगर तुमने सेंटर पे Q1 रखा और ये कंडक्टिंग स्फेयर्स है, सिंपल सी चीज है, ये जो Q1 है इसकी वजह से यहाँ भी चार्ज डेवलप हो जाएगा, भाई ऐसा मानो ना यहाँ पे प्लस का Q1 है, तो इस सरफेस पे किधर क्या डेवलप हो जाएगा, अंदर वाली लेयर पे माइनस का चार्ज, कितना Q1, ठीक है। इस सरफेस पे कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे Q2 माइनस का, माइनस का Q2, ठीक है। अब जरा ये डिस्टेंस कितना थी R1, ये डिस्टेंस कितना है R2, ये डिस्टेंस कितना थी D, तो बीच की डिस्टेंस कितना बचेगी, बीच की डिस्टेंस बचेगी D माइनस R1 प्लस R2। कुछ बुक वाले बोलते हैं कि भाई हम डिस्टेंस ये लेंगे यहाँ से यहाँ तक, क्यों, Q1 जो चार्ज है वो सरफेस पर है, Q2 जो चार्ज है वो सरफेस पर है, कुछ लोग इसको ऐसा भी बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि लॉजिक हम सही नहीं बोल पाएंगे, क्यों, यार Q1 चार्ज तो पूरी इधर भी बिखरा हुआ है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की मान लो, फिर कुछ और डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, वरना अगर सरफेस पे डिस्टेंस लेने लगे तो कभी ये डिस्टेंस होगी, कभी ये सरफेस से सरफेस की डिस्टेंस, आंसर फिक्स ही नहीं आ पाएगा। तो इसलिए सीबीएसई वाले बोलते हैं कि नहीं भाई इसको हम सही नहीं मानेंगे, हम इसको सही मानेंगे। क्लियर हो गई ना ये चीज, चलो आगे बढ़े। तो जरा इसको, ये L/4 है, और इसको जल्दी से, चलो पहली चीज क्वेश्चन को पढ़ के बना लेंगे हम, क्या है उसके अंदर, यार हर बार ऐसे ही करना क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ मेरी वीडियो देखते हुए नहीं, किसी की भी वीडियो देख रहे हो, किसी भी टीचर की, या खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, हमेशा तुम पहला स्टेप तो ध्यान रखोगे कि भाई हम क्वेश्चन को इतना डिटेल में पढ़ लेना, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, इस तरीके से उसको पढ़ो, तो एक बार पढ़ के ढंग से उसको बना लो, उसमें चल के रहा है। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट वर्टेक्स ऑफ ए एंड बी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, उसकी साइड थी एल, और हमने दो चार्जेस को रखा, ठीक है, यहाँ पर भी रखा हमने क्यू को, और यहाँ पर भी रखा हमने क्यू को। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट थर्ड वर्टेक्स पी, तीसरा पॉइंट है पी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पी। इफ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस एल अपॉन फोर, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एल अपॉन फोर का एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया पी पर, एट पॉइंट पी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बिकम्स, ठीक है, समझ आया क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। बोला गया इस पॉइंट पे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था ई, अब बताओ अगर मैं यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर रख दूं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आंख बंद करके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो, क्योंकि कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता ही, ये चीज तो कंपलसरी है। तुम उसको वर्टेक्स पे रखो, एज पे रखो, अपने सर पे रखो, कहीं भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस दिखने में बड़ा क्वेश्चन था ये, देख रहे हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम, तुम डर जाते हो क्वेश्चनों से, क्यों, क्योंकि पढ़ते नहीं हो। क्वेश्चन को पढ़ोगे, डिटेल में समझोगे, एक सिस्टमैटिक अप्रोच बिल्ड करोगे, ठीक है, हर क्वेश्चंस के स्टेप वाइज करोगे, तुम्हें उसमें क्लैरिटी हो, क्वेश्चन में अगर तुम्हें जितना ज्यादा क्लैरिटी है फिजिक्स में उतने मार्क्स तुम्हारे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, क्वेश्चन में तुम्हारे जो फिजिक्स में तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तुम अगर क्वेश्चन को ऐसे कर रहे हो, हाँ ठीक है हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पुट कर दिया, आंसर सॉल्व किया, आ गया, ठीक है, अगर ऐसे कर रहे हो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर तुम्हें फॉर्मूले के हर वर्ड का मतलब पता है, उसको निकालना आता है तुम्हें, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी को निकालने की तुम्हें स्टेप्स पता है, ठीक, क्वेश्चन को सोचना कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोचना है,
ठीक है। ये सारी चीजें अगर तुम्हें पता है, मिक्स करके जब तुम क्वेश्चन को करने बैठोगे तुम्हें बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। ठीक है। और तब तुम्हारे मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। अगर तुम सिर्फ फॉर्मूला रट करके वैल्यू करके आंसर निकाल रहे हो और आंसर सही आ रहा है, वो बहुत बड़ी गलत चीज है, क्योंकि उससे फिर तुम गिनती के 8-10 क्वेश्चन फॉर्मूला वाइज ही कर पाओगे, अपना तुम कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है। आओ इस क्वेश्चन पे चले। देखो, स्मॉल स्फेरिकल शेल S1 has point charge Q1, Q2, Q3 inside it। पहले इतना ही बना लें। S1 है, इसमें 3 चार्जेस हैं, एक है -3, एक है -2, एक है 9। दिस शेल इज एनक्लोज्ड बाय अनदर बिग स्फेरिकल शेल। इस शेल के आसपास एक और शेल है जिसने इसको बंद कर रखा है S2। A point charge capital Q is placed in between the two surface। इन दोनों सरफेस के बीच में हम लोगों ने एक चार्ज को रखा कैपिटल Q। If the electric flux through the surface S2 is 4 times the flux through surface S1। ठीक है, उसने ऐसा बोला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स S2 से 4 टाइम्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि है S1 से। ठीक है, ऐसे ही लिखा है फाइंड चार्ज Q। बचा ही नहीं अब इसके अंदर, गॉस लॉ लगाओ, खत्म करो इसको। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो बोल दो इसको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। अब जो बच्चा Q का मतलब याद ही नहीं करके गया होगा, तभी बोला मैंने फॉर्मूले में हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तुम Q बोलोगे चार्ज, नहीं, Q का मतलब चार्ज नहीं है, Q का मतलब है नेट चार्ज। ठीक है, फिर तुम आधी डेफिनेशन पढ़ के गए। नेट चार्ज कहाँ का देखना है तुम्हें, देखना है नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। ठीक है, चलो अब हमें पूरी डेफिनेशन पता है, क्योंकि Q का मतलब होता है नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। देख लेते हैं एक बार। Q2 इसके अंदर का चार्ज कितना है, ये चारों S2 के अंदर ही तो लाई कर रहे हैं सारे ये। ठीक है, उसके अंदर S1 रखा है, उससे हमें क्या मतलब, हमें तो S2 में जाना है, S2 के अंदर के चार्ज देखने हैं। ठीक है, अब उसमें और क्या है मुझे कोई मतलब नहीं। देखे मैंने चार्ज Q -3 -2 प्लस का 9। Q1 मैं पहले स्फीयर के अंदर जाऊंगा, चार्ज देखूंगा कितने हैं, -3 -2 प्लस 9। खत्म क्वेश्चन, कर लो इसको सॉल्व। कितना आएगा ये 4, ये कितना आएगा 4, 16 -4 12। यूनिट मत भूल जाना, माइक्रो कूलम। ये क्वेश्चन भी समझ आया सबको। चलो, अ बॉडी एक्वायर्स इतना चार्ज, मास ऑफ बॉडी। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो लिख देता हूं यहाँ पे इसके ऑप्शंस। इंक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम। अब मुझे तुम ये बताओ, अगर किसी बॉडी पे चार्ज है कितना। ठीक है, एक बॉडी है उस पे चार्ज है 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 कोलॉम। प्लस का कि माइनस का नहीं बताया उसने, तो हम प्लस मानेंगे। प्लस का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुके, यहाँ से चार्ज जा चुके। अगर किसी बॉडी से कोई चार्ज जा चुके, बॉडी के मास पे क्या फर्क पड़ेगा, तुम बोलोगे कम हो जाएगा। बात समझ आई, बस उसने वही पूछा है, मास पे क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा देख लो। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है, हमें लिखा रखा है लास्ट सेशन में 9.1 10 की पावर -31 केजी। ठीक है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं निकाल लेते हैं जरा। Q इक्वल्स टू Ne। Q गिवन था 8 10 की पावर -12। E हमें याद होता है, हम सॉल्व करके N निकाल देंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये, सॉरी मास है ये, कितने इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा, सीधा करा दोगे मल्टीप्लाई। इससे तुम्हें ये भी मिल जाएगा कि बॉडी से कितना चार्ज निकल चुका। अगर बॉडी पे माइनस चार्ज होता है यानी इस पे इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो इसका मास इंक्रीज होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ये 2025 के क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। पढ़ो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 10 की पावर -12 कोलम्ब मीटर lies along x axis with electric field 2 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कोलम्ब। यूनिट वेक्टर along E।
यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखते हो ना, एन कैप, ठीक है, और उसको दिखा देना वो ई की तरफ है। आओ क्वेश्चन में मैं पहले बना लेता हूँ, पहला स्टेप तो हमारा यही होता है, क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग। एक हमारे पास डाइपोल है, ठीक है, और वो कहाँ रखा है, एक्स एक्सिस पे ना, लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, वो भी एक्स एक्सिस की तरफ ही है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑन, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग ई, इसी तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यार इसमें कुछ मिसप्रिंट है, एक सेकंड, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं दे रखी ना, हमें ये थोड़ी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में है, ये जिसने भी क्वेश्चन लिखा है मिसप्रिंटिंग है थोड़ा सा। चलो जैसा भी है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स डायरेक्शन मान रहा हूँ, क्योंकि एक्स के अलावा तो और कुछ पॉसिबल होगा नहीं इसके अंदर, ठीक है, मानते चलो एक्स की तरफ, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ है। अब देखो, और इसी तरफ उसने बोला है एक यूनिट वेक्टर है एन कैप, ये रहा, ठीक है, अब मेरी बात को जरा गौर से सुनो, मेरी बात को जरा गौर से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन यूनिट वेक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दे रखी है ना, सॉरी 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 सॉरी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स डायरेक्शन नहीं है, सुनो सुनो, मैं एक बार क्वेश्चन समझा दूं, मैंने आगे नहीं पढ़ा उसको, वो ई लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना ई यूनिट वेक्टर अलोंग ई, इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया, तभी बोल रहा हूँ यार, क्वेश्चन को ना एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना, देख रहे हो, जरा सी, जरा सा हम लोगों ने क्या बोलते हैं ध्यान हटाया तो तुरंत एकदम क्वेश्चन का मतलब ही चेंज हो गया, फिर हम कर ही नहीं पाएंगे इसको, ठीक है, देखो उसने बोला है एक डाइपोल है और लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ तक तो बात समझ आई, एक डाइपोल है एक्स एक्सिस की तरफ रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने ऑन किया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है मुझे नहीं पता, इसने हमें ये बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में है उसका जो यूनिट वेक्टर है वो ये है, यूनिट वेक्टर का काम डायरेक्शन बताने का, ठीक है, मैं रैंडमली मान रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस तरफ ही होगा हमारा एन कैप, हमें बोला थोड़ी है और उसने किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रैंडमली मान लो कहीं भी, जिस भी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ क्या है एन कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर, ठीक है, और मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क जो है वो कितना लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा या फिर पी क्रॉस ई, ठीक है, अलग अलग लिखो यार, ये तो होता है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, और ये होता है वेक्टर की फॉर्म में, चलो फिर मैं तुम्हें दो तरीके बता रहा हूँ इसको करने के, दोनों से देखते हैं आंसर मैच करेगा कि नहीं। मेथड वन, क्या तुम्हें दोनों आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है, मेथड वन, पहले तो मैं सबको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, कैसे, p कितना था 10 की पावर -12, किस डायरेक्शन में है, x की तरफ, लिख दो उसको आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, किस डायरेक्शन में है, एन कैप की तरफ, लिख दो, और एन कैप की वैल्यू कितना है, एन कैप की वैल्यू है √3/2 और 1/2, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, नीचे से 2 कॉमन ले लिया जाए, बिल्कुल ले लिया जाए, क्या वो 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 3 इंटू 10 की पावर 4 आई कैप, √3 10 की पावर 4 आई कैप प्लस 10 की पावर 4 जे कैप, पहला तरीका तो ये है, मैं वेक्टर यूज करना चाह रहा हूँ, ये पी क्रॉस ई, तो मुझे वेक्टर में चीजें पता हूँ, पी का मैग्नीट्यूड लिखा, पी की डायरेक्शन लिखी, ई का मैग्नीट्यूड लिखा, ई की डायरेक्शन लिखी, ठीक है, ये कितना था, वैल्यू वैल्यू सॉल्व करके सब निकल गई। अब टॉर्क होता है पी क्रॉस ई, डाल दो, क्या बचा इसमें, पी का ई से क्रॉस करा दो, क्रॉस प्रोडक्ट करना जानते हो, 11th में सीखते थे, और नहीं सीखा लास्ट सेशन में तुम्हें बताया है, और लास्ट सेशन भी अगर तुमने नहीं देखा तो यार किसी की वीडियो देख लो, किसी भी टीचर की, और क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ये तो तुम्हें आने ही चाहिए, ठीक है, अगर ये नहीं आते तो तुम यार साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, फिर तुम्हें साइंस छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, चलो ऐसे निकालते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट, देख लेते हैं क्या आएगा, 0 - 0 माइनस का जे, 0 - 0 प्लस का के, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -12 माइनस का 0, ठीक है, सब कुछ 0 हो गया, क्या बचेगा, के कैप बचा,
इसके साथ 10⁻⁻⁸ के साथ। ये आ चुका हमारा टॉर्क। ठीक है, यूनिट मत भूल जाना, न्यूटन मीटर। एक तरीका तो हमारा ये हमने पी और ई को वेक्टर फॉर्म में लिखा, दोनों का क्रॉस किया, क्रॉस करके हमारा आंसर आ चुका। ठीक है, दूसरा तरीका पी ई साइन थीटा, मैं पी की वैल्यू लिखूं, ई की वैल्यू लिखूं और साइन थीटा की वैल्यू डाल दूं। ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ, चलो ऐसे कर लेते हैं मेथड को। मेथड टॉर्क निकालने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, पी ई साइन थीटा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं एग्जाम में दोनों से ही हो पाए, हो सकता है कई बार एक ही मेथड से हो पाए, तो इसलिए तुम्हें दोनों आने चाहिए। ठीक है, पी था 10⁻⁻12, ई कितना था, पी था 2 इंटू 10⁻4। डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं देखनी, इस मेथड में सिर्फ वैल्यू देखनी होती है। ठीक है, और यहाँ पे पुट कर दो साइन थीटा। तो यार ये साइन थीटा कहाँ से लाए हम, साइन थीटा आता है यहाँ से, सुनो ध्यान से सुनो, देखो एन कैप की वैल्यू को देखो ध्यान से, सुनना जरा, मैं तुम्हें साइन थीटा निकालना बता दूं। ये रहा, जरा एन कैप की वैल्यू को ड्रॉ करोगे ग्राफ पे, बोलोगे बिल्कुल करेंगे। कैसे, आई कैप पर है √3/2, यानी एक्स की तरफ है √3/2, जे कैप यानी वाई की तरफ है 1/2। ठीक है, एन कैप तो हमारा ये हो जाएगा इस तरफ, ऐसे ही होगा ना, इस तरफ √3/2, इस तरफ 1/2, तो √3/2 चले 1/2 चले, यहाँ पहुंच गए, और ये तुम्हारा एन कैप हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या यार तुम यहाँ से साइन थीटा नहीं बता सकते, बता सकते हैं हम लोग साइन थीटा, बता देना फिर जरा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर कौन में, हाइपोटेनस, लेकिन हमें परपेंडिकुलर नहीं पता, तो पाइथागोरस से निकाल देना। ठीक है, पाइथागोरस से निकाल देना, परपेंडिकुलर आ जाएगा, निकालें, अरे सॉरी परपेंडिकुलर तो है ना, हाइपोटेनस आएगा, सॉरी वो मुझसे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास हाफ, बेस है हमारे पास √3/2, क्या हाइपोटेनस आ जाएगा पाइथागोरस से, बिल्कुल आ जाएगा। निकाल देते हैं जरा एक्स की वैल्यू को, अंडर रूट में √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे आ जाएगा तुम्हारा हाइपोटेनस। ठीक है, पाइथागोरस से हाइपोटेनस निकाल देना, 2 आ जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है हाफ, हाइपोटेनस कितना है अपॉन में। ठीक है, वो आएगा, बनाएगा यार, मैंने सॉरी गलती कर दी यहाँ पे, 4/4 तो 1 होता है ना, इसलिए मिस्टेक्स का भी ध्यान रखना। परपेंडिकुलर था 1/2, हाइपोटेनस था 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन थीटा की वैल्यू कितना मिल चुकी है हाफ, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना लिखोगे, सॉल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल, 10⁻⁻8, ये आ चुका हमारा 10⁻�8। अच्छा ये के कैप कैसे आएगा, डायरेक्शन कैसे बताएं हम लोग, यहाँ तो चलो दिख गई के कैप है क्योंकि तुमने वेक्टर की फॉर्म में सॉल्व किया। ठीक है, के कैप ये टॉर्क की जो डायरेक्शन बताई जाती है वो बताई जाती है राइट हैंड रूल से, ये भी लास्ट सेशन में सिखा रखा है तुम्हें। राइट हैंड रूल कैसे लगाओगे, पी से ई की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल करो, नोटिस करो पी किधर है, ऐसे रखा है ना डाइपोल, इधर माइनस इधर प्लस, पी तुम्हारा ये रहा माइनस से प्लस ऐसे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था टेढ़ा। ठीक है, तो ये रखा पी, ये टेढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, पी से ई की तरफ अपना हाथ घुमाओ, जैसे पी से ई की तरफ अपना हाथ घुमाओगे, हम किधर आया, इधर को। ठीक है, बाहर की तरफ को कौन होता है, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस मतलब के कैप, तो यहाँ से भी हमें डायरेक्शन पता चल चुकी टॉर्क की कितना होगी के कैप। समझ आया सबको, डायरेक्शन को अलग से लिख देते हैं के कैप। ठीक है, तो तुम्हें हर मेथड के हर तरीके से मैं हर क्वेश्चन में तुम्हें देखो कितनी कितनी बातें बता रहा हूँ, और तुम्हें अगर इतनी बातें समझ आ गई, फिर क्वेश्चन कैसे भी आ जाए तुम उसको फिर आसानी से तो नहीं, प्रैक्टिस के साथ कर पाओगे। ठीक है, फिजिक्स कभी भी आसानी से नहीं होगी, बिना प्रैक्टिस के तो बिल्कुल नहीं होगी। इस पर चले, आ जाओ जरा। Two straight long wire 1 and 2 are placed at d distance parallel to each other. They are uniformly charged, having charge density lambda and minus k lambda by 2. Locate the position of point from wire 1 at which net electric field is 0. ठीक है, मुझे पता करना है किस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। चलो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना ये। ठीक है, फिर 7 क्वेश्चन बचे हैं,
उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा और दोनों वीडियो में साथ में डाल दूंगा, ठीक है। अरे ये कोई करंट थोड़ी है। मेरी बात को गौर से सुनना। उसने पूछा है कि कौन सा ऐसा पोर्शन है ए बी और सी में से जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। तो तुम बोलोगे हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर डायरेक्शन देखेंगे, फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले मैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं, ठीक है। डिस्टेंस नहीं दे रखी उसने कोई। अच्छा डिस्टेंस तो हमें निकालनी ही है। चलो छोड़ो उसको। पहले यार डायरेक्शन को देखो। क्यों, पहले मुझे ये जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कहाँ पे, क्या इधर जीरो होगा, क्या इधर जीरो होगा, क्या इधर जीरो होगा, मिड पॉइंट पर होगा, कहाँ जीरो होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करो। इस पॉइंट पे प्लस मान लो, प्लस की वजह से रिपेल, माइनस की वजह से अट्रैक्ट। अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो चांसेस है कि कैंसिल आउट होकर जीरो आ जाए, ठीक है। बीच वाले पे आ जाओ। प्लस की वजह से इस पॉइंट पे रिपेल, माइनस की वजह से इस पॉइंट पे अट्रैक्ट। सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में तो कोई चांस नहीं कि वो ऐड होकर के जीरो हो जाए। कोई चीज ऐड होकर जीरो थोड़ी होगी, बढ़ेगी ना। इस पॉइंट पे आ जाओ। प्लस वाला क्या करेगा, रिपेल, माइनस वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट, ठीक है। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया था तुम्हें लास्ट सेशन में, बहुत डिटेल में हमने समझा था उसको। चलो कोई नहीं, फिर से देख लेते हैं। तो मेरे पास बीच वाला केस को खत्म। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पूछा है तो बी वाले पोर्शन में तो नहीं होगी, ठीक है। ए और सी बचा, ए और सी में से कौन सा सिलेक्ट करूं मैं, ठीक है। हो सकता है दोनों हो, एक बार चेक कर लेते हैं। इनको कैंसिल आउट करने के लिए कंडीशन ये है E1 और E2 सेम होने चाहिए, तभी तो कैंसिल आउट कर पाएंगे। चलो देख लो। क्या E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, तुम बोलोगे E1 बड़ा है। क्यों, इसका तो लैम्डा है लेकिन इसका हाफ लैम्डा है, ठीक है। एक तो चार्ज डेंसिटी इसकी इतनी ज्यादा है, ऊपर से तुमने इतना पास रखा है, इसका इफेक्ट तो बहुत ज्यादा होगा ना यहाँ पे। यानी E1 की वैल्यू यहाँ बहुत ज्यादा होगी। E1 की वैल्यू ज्यादा, ये कैंसिल आउट तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये पोर्शन भी खत्म। इस पे आ जाओ। E1 की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। इस पोर्शन में देखो, लैम्डा ज्यादा है लेकिन काफी दूर है, तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। ये भले से कम हो लेकिन पास है, इसका इफेक्ट रहेगा, ठीक है। बात समझ आई है। अगर तुम बोल रहे हो कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पावरफुल है क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भले ही पावरफुल हो लेकिन ये काफी दूर है, इतना दूर है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा, पर इसका तो वैसे भी। तो कहने का मतलब E1 और E2 लगभग सेम सेम होंगे। अगर लगभग ये सेम सेम होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए तो आंसर कितना आएगा, जीरो, जो कि उसने हमसे क्वेश्चन में बोली थी, ठीक है। तो इतना एनालाइज करने के बाद मैंने लिखा फॉर पॉइंट सी। पॉइंट सी पर E1 E2 होंगे सेम। E1 E2 की वैल्यू डाल दी जाए, बिल्कुल डाल दी जाए। लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, R1 सॉरी, लैम ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल। पहला लैम्डा कितना गिवन है, लैम्डा, दूसरा लैम्डा कितना गिवन है, माइनस के लैम्डा अपॉन में 2, ठीक है। R1 कितना गिवन है, R1 का मतलब पॉइंट की डिस्टेंस पहले चार्ज से, तो इसको मैं R मान लूं। तो पहले वायर से पॉइंट की डिस्टेंस कितना है, B प्लस R। R2 मतलब दूसरे वायर से पॉइंट की डिस्टेंस कितना है, वो तो R ही है। लैम्डा से लैम्डा भी कैंसिल। 2R इक्वल्स टू माइनस के D माइनस के, ठीक है। 2R इक्वल्स टू माइनस डी माइनस आर, ये इधर आ जाएगा। 3R इक्वल्स टू माइनस का डी, आर इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन में 3, ठीक है। क्या डिस्टेंस की वैल्यू निगेटिव आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, एक सेकंड रुक जाओ मैं इसको कैलकुलेट कर लूं। आर है माइनस का डी अपॉन 3। एक सेकंड बस देना मुझे, 2R इधर जाएगा। चलो, ठीक है। अगर डिस्टेंस की वैल्यू निगेटिव आ जाए, ठीक है, क्या करोगे, सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड सिलेक्ट करोगे। इनका मैग्नीट्यूड सिलेक्ट करो, लैम्डा और लैम्डा अपॉन में 2,
सिर्फ मैग्नीट्यूड को सिलेक्ट करो, ठीक। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2r इक्वल्स टू डी प्लस आर, आर आ जाएगा तुम्हारा टी, पॉजिटिव में आया, ये हमारा पॉसिबल आंसर है, ये हमारा ठीक, ठीक है। तो पहले तो नॉर्मली जाना, प्लस माइनस के साइन का जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग प्लस माइनस का साइन नहीं लेते, मैं तुम्हें पहले ही बताई ये चीज, ठीक है। तो इसको बोल देना कि प्लस माइनस का साइन हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लेते, क्यों? क्योंकि अगर हमने माइनस का साइन लिया तो डिस्टेंस फिर नेगेटिव में आ जाएगी, ये हम देख चुके, ठीक है, ये हम देख चुके, तो इसको क्यों लिखा जाए, उसको मैंने कट कर दिया, तुम क्या लिखोगे, सिर्फ ये लिखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर है, 1 2 3, तो करा चुका ना, इसको खुद से ट्राई करना, लास्ट सेशन में करा चुका है वाला, कि जैसे 3 4 किए थे हम लोगों ने, ठीक है। फिर 4, कितने क्वेश्चन बचे हैं, 1 2 3, ये बचे हैं, चलो इनको भी कर ही लेते हैं, इसके लिए क्या अलग से वीडियो बनाऊं। पहली चीज, क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ लो चल क्या रहा है, ठीक है, वीडियो पॉज करके समझो, फिर बाकी मैं बता रहा हूँ। दो चार्जेस हैं, एक है 16 माइक्रोकूलम, इसको कहाँ रखा तुमने, 3 आई कैप पर, ये डिस्टेंस कितना है, 3। दूसरा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, इसको कहाँ पे रखा तुमने, 4 जे कैप पर, ये डिस्टेंस कितना है, 4। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 3,4, 3,4 पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यार, कितनी बार बता दिया तुमको, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, क्या करोगे, एक अप्रोच, एक स्टेप्स को तुम लोग क्या बोलते हैं, फॉलो करोगे। स्टेप क्या थे, इस पॉइंट पे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, इसकी वजह से और इसकी वजह से, फिर डायरेक्शन को प्लॉट करो, ठीक है, फिर उनका कर दो रिजल्ट, खत्म, कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट की वजह से, फर्स्ट में इसको मान रहा हूँ ऊपर वाले को, ठीक है, और सेकंड इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट की वजह से, ए चार्ज कितना है, 10⁻⁻6 ऑन, डिस्टेंस कितना है, ये वाली डिस्टेंस 3 का स्क्वायर, ये मत कर देना ऊपर वाले चार्ज मान रहे हो, तो उस ऊपर वाले की डिस्टेंस तो 4 है, नहीं भाई, ऊपर वाले की ये वाली डिस्टेंस 4 है, ठीक है। हमें इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस तुम ये वाली लोगे, ठीक है। इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ये वाली लोगे जो कि 4 है, इस बात का थोड़ा खास ध्यान रहे। E2, तभी बोल रहा हूँ सिर्फ फॉर्मूले रखने से कुछ नहीं होगा, फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करनी है तुम्हें वो भी तो आना चाहिए। दूसरा चार्ज कितना है, 16 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, डिस्टेंस कितना लोगे, 4 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आ चुका, क्या करोगे, डायरेक्शन प्लॉट करो, डायरेक्शन कैसे प्लॉट करोगे, प्लस क्या करेगा इसको, रिपेल, ये क्या करेगा इसको, रिपेल, ठीक है। तो एक E1 इधर आ जाएगा और E2 आ जाएगा इधर, E1 E2 इधर इधर आ चुके, क्या करोगे तुम यहाँ पे कर दोगे इन दोनों का रिजल्टेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा 90 हो जाएगा, 90 को हम नहीं लेते क्योंकि कॉस 90 होता है 0, आ चुका। अब यार उसने हमें जो आंसर दे रखा है वो सॉरी क्वेश्चन जो दे रखा है वो आई कैप जे कैप के टर्म्स में है, हमारा जो आंसर होना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं लगता वो भी आई जे के टर्म्स में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसा उसने क्वेश्चन पूछा आई जे के टर्म्स में पूछा, आई जे के टर्म्स में आंसर बताएंगे, सिंपल पूछा सिंपल बताएंगे, ठीक है। तो मैं मैग्नीट्यूड तो निकाल चुका, ये आ जाएगा बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। यार अब मुझे ये बताओ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बोलो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है तो मैं क्या बताऊंगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बोलूंगी, ये जाएगा एकदम बीच से, सॉरी बीच से नहीं जाएगा, ये बीच से नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ये इक्वल थोड़ी है E1 E2, अगर E1 E2 इक्वल होते ही बीच से जाता बिल्कुल, अभी बीच से नहीं जाएगा, फिर कहां से जाएगा, इसको मान लो थीटा, ठीक है। और इस ट्राइंगल में लगा दो tan थीटा, जहां भी डायरेक्शन की बात आ जाए तुरंत वहां यूज करो tan थीटा, परपेंडिकुलर E2 बेस E1, ठीक है, परपेंडिकुलर है E2 बेस है E1, E2 अपॉन E1 सॉल्व करोगे इसको, जो भी आ जाएगा थीटा आ जाएगा tan इनवर्स समथिंग, ठीक है। डायरेक्शन हमने थीटा के रेस्पेक्ट में बता दी, क्या आ गए, ये मैग्नीट्यूड आ चुका, डायरेक्शन आ चुकी, दो ही चीज तो बतानी होती है हमें वेक्टर में,
दोनों बता दिए हमने, कोई जरूरी नहीं आई जे के टर्म्स में बताओ, नॉर्मल आ रहा है तो नॉर्मल बता दो, थीटा की वैल्यू कितनी, मेरी चीज। चलो अगले पर चले। घुमाया कैसे जाए, एक सेकंड यार, इसको घुमा दो, मैं अगर ये घूम जाए तो, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इधर इसको घुमाने का, ये इमेजेस वैसी वाली है ना, ये नहीं घूमेगा। चलो क्वेश्चन को यार टेढ़ा ही पढ़ो थोड़ा सा, फोन को घुमा लो अपने, मैक्सिमम लोग फोन से ही देखते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को, फिर मैं बता रहा हूँ। पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q, मूविंग विद वेलोसिटी v I कैप, ठीक है। पार्टिकल था, मास m था और चार्ज q थी। सबसे पहले तो हम यही करेंगे, जो भी गिवन है उसको प्लॉट कर लेंगे। पार्टिकल चार्ज q, मास m, उसकी वेलोसिटी है v I कैप, I कैप मतलब x की तरफ, उसको रखा हम लोगों ने इज सब्जेक्टेड टू इन ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ ई जे कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई जे कैप, जे कैप मतलब किधर है, y की तरफ। The particle will initially have a tendency to rotate in a circle of radius. स्टार्टिंग में जो पार्टिकल है रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो पहले तो इसी बात को समझो क्या बोला, ध्यान से सुनो। एक पार्टिकल था क्यू, ऊपर था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पार्टिकल पे किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर, कितना, क्यू। तुम बोल रहे होते आगे भी जा रहा है, तो आगे भी जा रहा था ना वेलोसिटी v से, तो कोई पार्टिकल आगे भी चले ऊपर भी चले, आगे और ऊपर का मोशन क्या होगा, ऐसे तो होगा सर्कुलर मोशन, आगे भी जा रहे हो तो ऊपर भी जा रहे हो, ठीक है। तो उसने यही बोला है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में ये सर्किल बनने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो बनेगा नहीं बनेगा, वापस थोड़ी ना आ जाएगा वो, सर्किल तो नहीं बनेगा, स्टार्टिंग में बनने की कोशिश कर रहा था सर्किल में। तो सर्किल की रेडियस बताओ, कितने रेडियस का वो सर्किल बनने की कोशिश कर रहा था। बहुत डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट लास्ट सेशन में पढ़ा रखा है यार, प्लीज लास्ट सेशन को देखो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे पढ़ा रखे हैं तुम्हें डिटेल में। एक कॉन्सेप्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इसको घुमाने के लिए, सर्किल में घूम रहा है ना ये, सर्किल में घुमाने के लिए कौन से फोर्स की जरूरत है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तुमसे पूछा जाए कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल नहीं होता, ये बता रखा है लास्ट सेशन में, ठीक है। फिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से, तुम जाओगे ढूंढने, क्या ढूंढने, एक फोर्स, कौन सा फोर्स, जो पहले से प्रेजेंट, एक ऐसा फोर्स ढूंढो जो पहले से प्रेजेंट हो, वही बिहेव करता है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। पहले से कौन सा फोर्स प्रेजेंट है, क्यू ई, यही बिहेव करेगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो इसको इक्वल डाल दो सेंट्रीपिटल फोर्स के, हमसे रेडियस पूछी गई थी, रेडियस हमने निकाल दी, क्यू ई अपॉन में एम वी स्क्वायर, है कोई ऑप्शन ऐसा, क्यू ई अपॉन में एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू ई तो है इसका, हमने कुछ उल्टा लिख दिया क्या, अरे सॉरी ये इधर जाएगा ना, आर राइट में जाएगा, क्यू ई नीचे आएगा, ठीक है। एम वी स्क्वायर अपॉन में क्यू ई, क्या चुका, मैच कर लो जरा, एम वी स्क्वायर अपॉन में क्यू ई कौन सा है, ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा आगे एक्स वाई प्लेन भी लिखा है, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू ई एक्स वाई प्लेन, एक होता है एम वी स्क्वायर अपॉन में क्यू ई वाई जेड प्लेन, तुम कौन सा सेलेक्ट करते, तुम बोलते अभी रुक जाओ सोचने दो, ठीक है, सोचो चलो। देखो, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पे लगे, अपने प्लेन को चेंज नहीं, वो जो चार्ज है अपने प्लेन को चेंज नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ये एक्स की तरफ जा रहा था, वाई की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ले गया, तो कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई वाला, एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू ई एक्स वाई प्लेन। प्लेन का झंझट भी क्लियर हुआ। तो यार क्वेश्चन के अब ये मत करना कि आंसर तो हमें मिल गया एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू ई, आंसर तो हमें मिल गया, ठीक है, हम एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन क्यों देखें, तो इसलिए देखो हो सकता है क्वेश्चन तुम्हारा ये बन जाए, तुम इसको तो पढ़ के नहीं गए, इसको तो तुम एक भी बार नहीं देख के गए, ठीक है, तुम तो रट के चले गए ये वाला, ठीक है, फिर वहां जाके फंस जाओगे, बोर्ड वाला ऐसे ही फंसाएगा तुम लोग। ये होमवर्क तुम्हारा, लास्ट सेशन में इसके 3-4 क्वेश्चन कराए थे, बिल्कुल इसी के जैसे, ठीक है। चलो चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, हम 70 प्लस क्वेश्चंस कर चुके हैं इस चैप्टर के, ये आखिरी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट एंड द एंगल इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, ये भी चलो होमवर्क,
इसको भी करना तुम लोग, क्योंकि जस्ट अभी अभी ये कराया, पी क्रॉस ई कराना है, टॉर्क पूछा है ना उसने, पी क्रॉस ई या फिर पीई साइन थीटा। ठीक है, दोनों मेथड से करना, दोनों से हो जाए। तुम्हारा भी तो दिमाग लगी कहीं पे। ठीक है, नहीं होगा कमेंट्स में बताना, मैं इसके सॉल्यूशन की वीडियो अलग से डाल दूंगा। ठीक है, चलो इस सेशन के लिए इतना ही। चैप्टर वन हम ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, चैप्टर वन हम कंप्लीटली ओवर कर चुके। हर टाइप का हमने क्वेश्चन देखा, हर कॉन्सेप्ट सीखा, हर फॉर्मूले को रिवाइज किया, एक्सेल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, गॉस लॉ कैसे अप्लाई करना है, उसमें क्या वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, हर चीज हम लोग रिवाइज कर चुके चैप्टर वन से। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हें हर वीक वीडियोस मिलते रहेंगे, तो वीडियोस को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, उनकी दुआ लग जाएगी तो तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्या पता ऐसा हो सकता है। तो चलो फिर नेक्स्ट वीक हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, उसको पढ़ करके बैठना बहुत अच्छे से, एकदम जैसे तुम्हें बताया कैसे पढ़ना होता है, अब तुम सीख चुके हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।